अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 3 सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 16 तक हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 3 जो है वो डील करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यानी जब भी लिमिटेशन का पीरियड जो है हम कंप्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एक्सक्लूजन ऑफ टाइम होती है। यानी कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं जिनमें जो लिमिटेशन का पीरियड है उसे एक्सक्लूड किया जाता है। तो अब वो कौन कौन से केसेस हैं या सिनेरियोज हैं जिनमें टाइम एक्सक्लूड होता है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे ये गुजारिश है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get the latest updates and latest videos regarding law। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12। Section 12 says exclusion of time in legal proceedings. In computing the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. Subsection 1 ये कहता है कि किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन का पीरियड है, तो जिस दिन से हम वो पीरियड काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो वो दिन होगा वो दिन जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। दैट डे शेल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यानी जिस दिन से लिमिटेशन का पीरियड हम काउंट करेंगे वो दिन जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। Subsection 2. In computing the period of limitation prescribed for an appeal, an application for leave to appeal, and an application for a review of judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced, and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence, or order appealed from are sought to be reviewed shall be excluded. Subsection 2 ये कहता है कि जब हम लिमिटेशन का पीरियड काउंट करेंगे तो जो भी अपील या लीव टू अपील या किसी भी जजमेंट की रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन है उसकी लिमिटेशन का जो पीरियड है, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई या जो वक्त उस डिक्री की कॉपी या उस सेंटेंस की या उस ऑर्डर की जो कॉपी है उसको ऑब्टेन करने में टाइम लगा, वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई या उस जजमेंट की कॉपी या डिक्री की कॉपी या ऑर्डर की कॉपी जो हम ऑब्टेन करेंगे उनमें जो भी टाइम लगा वो टाइम लिमिटेशन का पीरियड कंप्यूट करते वक्त जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। Subsection 3 says where a decree is appealed from or sought to be reviewed, the time requisite for obtaining a copy of the judgment on which is founded shall be excluded. Subsection 3 ये कहता है कि जब किसी डिक्री को अपील किया जाता है तो उस डिक्री की जो कॉपी है, जो सर्टिफाइड कॉपी है, उसको ऑब्टेन करने में जो भी टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसके बाद सबसेक्शन 4 ये कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन एप्लीकेशन to set aside an award, the time requisite for obtaining a copy of the award shall be excluded. सबसेक्शन 4 ये कहता है कि किसी अवार्ड को अगर सेट असाइड करने की एप्लीकेशन है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है, उसकी जो कॉपी है उसको ऑब्टेन करने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 5 कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शंस 2, 3 and 4 the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence, order, judgment or award shall be deemed to be the time intervening between the day on which an application for the copy is made and the day actually intimated to the applicant to be the day on which the copy will be ready for delivery. सबसेक्शन 5 ये कहता है कि सबसेक्शन 2, 3 और 4 के पर्पस के लिए जो टाइम रिक्विजिट था, यानी कि जो टाइम रिक्वायर्ड है डिक्री, सेंटेंस, ऑर्डर, जजमेंट या अवार्ड की सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, वो टाइम जो है वो लिमिटेशन का पीरियड जब कैलकुलेट होगा तो वो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 13 की तरफ चलते हैं। Section 13 actually talks about exclusion of time of defendant's absence from Pakistan, etc. and certain other
territories. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the defendant has been absent from Pakistan and from the territories beyond Pakistan under the administration of the federal government shall be excluded. यानी किसी भी लिमिटेशन पीरियड की कंप्यूटेशन के दौरान, यानी जब हम लिमिटेशन का पीरियड काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उस वक्त या उस वक्त के दौरान अगर डिफेंडेंट जो है वो पाकिस्तान से गैर मौजूद रहा है, यानी ही इज़ आउट ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो जो भी वक्त होगा या वो जो ड्यूरेशन होगी उससे हम जो है वो एक्सक्लूड करेंगे. यानी द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट remains absent from Pakistan, that period shall be excluded while computing the period of limitation. तो यही सिंपली सेक्शन 13 कहता है कि जब भी डिफेंडेंट पाकिस्तान से या पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर होगा तो उस वक्त वो जो भी टाइम होगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा. उसके बाद सेक्शन 14 की तरफ चलते हैं. Section 14 says exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether in a court of first instance or in a court of appeal against the defendant, shall be excluded where the proceeding is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it. Section 14 ये कहता है कि अगर कोई भी सूट या कोई प्रोसीडिंग किसी ऐसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट की गई है बोनाफाइडली, यानी विद द बोनाफाइड इंटेंशन, नॉट मेलाफाइड इंटेंशन, किसी ऐसी कोर्ट में वो सूट या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है जिस कोर्ट के पास एक्चुअली जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, यानी देयर वाज द डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन. तो अगर बोनाफाइडली कोई ऐसी प्रोसीडिंग या कोई ऐसा सूट किसी कोर्ट में जो है वो इंस्टीट्यूट हो जाता है जिसमें डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है, यानी उस कोर्ट के पास एक्चुअल में जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो उसमें जो भी टाइम कंजम्पशन होगी वो टाइम लिमिटेशन का पीरियड काउंट करते वक्त जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा. ये कहता है सेक्शन 14. उसके बाद सेक्शन 15 की तरफ चलते हैं. Section 15 talks about exclusion of time during which proceedings are suspended. In computing the period of limitation prescribed for any suit or application for the execution of a decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. Section 15 ये कहता है कि किसी भी सूट या किसी भी एप्लीकेशन का जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड है वो काउंट करते वक्त अगर कोई ऐसा सूट है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसमें उस सूट में या उस एप्लीकेशन में कोर्ट ने क्या किया है, वो प्रोसीडिंग जो है वो उसे स्टे कर दिया है, यानी कोई ऐसी इंजंक्शन जो है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है या ऑर्डर पास कर दिया है जिसकी वजह से सूट जो है वो स्टे हो गया है यानी रुक गया है. तो अब जो टाइम यानी जब तक वो सूट या जो एप्लीकेशन है या जो प्रोसीडिंग है जब तक वो पेंडिंग में होगी, मतलब वो रुकी हुई होगी, तो ये जो भी वक्त है वो लिमिटेशन का पीरियड काउंट करते वक्त एक्सक्लूड किया जाएगा. उसके बाद लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का सेक्शन 16, उसकी तरफ चलते हैं. सेक्शन 16 क्या क्या कहता है आइए डिस्कस करते हैं. सेक्शन 16 says exclusion of time during which proceedings to set aside execution, sale are pending. In computing the period of limitation prescribed for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. Section 16 ये कहता है कि किसी भी सूट का जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सक्लूड जब किया जाएगा तो उस वक्त अगर वो सूट जो है वो किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए है या किसी सेल के लिए है, तो उस सेल या उस एग्जीक्यूशन को सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में है. तो अब जितना वक्त वो एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगी वो जो भी वक्त होगा वो लिमिटेशन का पीरियड जब कैलकुलेट किया जाएगा या जब कंप्यूट किया जाएगा तो दैट पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड व्हेन द लिमिटेशन पीरियड इज कैलकुलेटेड और कंप्यूटेड.
So friends, this was the today's video. I hope this will be very helpful for you. Thank you very much. Now we will meet in the next video.